बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो अकेडमी यूट्यूब चैनल की जानिब से मैं हूं मोहम्मद फैसल शहजाद। आज इस वीडियो में हम CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 10 उसको कवर करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस लेक्चर में कौन-कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे। इसके कंटेंट है हेडर फाइल्स और उसके बाद स्कोप ऑफ आइडेंटिफायर्स और फंक्शंस, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी कवर किए थे। और उसके फिर आगे फर्दर तो हमें उसको देखना है कि हम फंक्शन की कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस किस तरह करते हैं। तो ये आज के हमारे टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक हमारा जी हेडर फाइल्स, उसको स्टार्ट करते हैं। यू हैव ऑलरेडी बीन यूजिंग अ हेडर फाइल फ्रॉम डे 0, मतलब कि जब से हमने प्रोग्रामिंग स्टार्ट की है, प्रैक्टिकली हमने प्रोग्राम लिखा है, तो हम हेडर फाइल्स को यूज करते आ रहे हैं। यू नो दैट वी यूज to write at the top before the start of the main function iostream.h। ठीक है, जब से हमने स्टार्ट लिया है हम ये iostream को ऐड करते आ रहे हैं। ये बेसिकली यही आपकी हेडर फाइल है जिसके बारे में वो बताना चाह रहा है। और ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। बेसिकली जो हेडर फाइल्स होती हैं, इसमें हम बिल्ट इन जो किसी भी लैंग्वेज के फंक्शंस, कीवर्ड्स, उनकी डेफिनेशंस मौजूद होती हैं, उनकी प्रोटोटाइप्स वहाँ पे मौजूद होती हैं, जिनको हम अपने किसी भी फंक्शन के अंदर प्रोग्राम के अंदर यूज़ करने के लिए उससे रेलिवेंट जो लाइब्रेरी फाइल है, जो हेडर फाइल है, उसको हम ऐड करते हैं अपने प्रोग्राम में। जिस तरह अभी हम बेसिक प्रोग्राम कर रहे हैं स्टार्ट में, तो सिर्फ हम iostream.h या iostream को ऐड कर रहे हैं। ये बेसिक इनपुट आउटपुट स्ट्रीम से रिलेटेड इसमें फंक्शंस और डेफिनेशंस मौजूद हैं और कीवर्ड्स मौजूद हैं। तो हम इसलिए अभी सिर्फ इसी को यूज कर रहे हैं। अगर हमारी कोई रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो जाती है, लाइक हम मैथ से रिलेटेड कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, हमने कोई रैंडम नंबर जनरेट करना है या कोई भी और ऐसा हमने फंक्शन मेथड यूज करना है जिसकी डेफिनेशन किसी भी ऑलरेडी बिल्ट इन क्लास में मौजूद है, वो हम इंपोर्ट करेंगे यहाँ उस हेडर फाइल को। तो ये तमाम लैंग्वेजेस में होती हैं। इसको लाइब्रेरी फाइल्स भी कहा जाता है और हेडर फाइल्स भी कहा जाता है। तो मजीद हम इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आगे में भी आप किसी और लेक्चर में इसको ज़्यादा डिटेल से कवर किया गया, क्योंकि यहाँ पे जैसे इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और इसके बाद यही बताया गया कि हम इसको हैश इंक्लूड इसको यूज़ करते हुए किसी भी हम हेडर फाइल को ऐड करते हैं। हम यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल्स भी बना सकते हैं, हम खुद से भी बना के उसको ऐड कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। लेकिन अभी इस लेवल पे जहाँ पे आप अभी बेसिक लर्निंग कर रहे हैं, हमें इस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको जस्ट यहाँ से स्किप करेंगे। असल आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ आइडेंटिफायर, और उसके बाद हमारे फंक्शन की कॉलिंग के दो मेथड्स हैं, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। उससे पहले आपको ये स्कोप ऑफ आइडेंटिफायर समझना बहुत जरूरी है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप स्टूडेंट्स का अक्सर इससे वास्ता पड़ता होगा। आइडेंटिफायर मींस एनी नेम दैट द यूजर क्रिएट्स इन हिज प्रोग्राम। ठीक है, ये नेम्स होते हैं, और नेम्स कौन से हैं जी? वेरिएबल का नेम हो सकता है, फंक्शन का, या लेबल का। ठीक है, वेरिएबल और फंक्शन तो ऑलरेडी आपने यूज किए हुए। लेबल्स मेरे ख्याल अभी तक हमने किसी प्रोग्राम में यूज नहीं किए हुए, क्योंकि ये हम गो टू स्टेटमेंट अगर कहीं यूज करते तो हम इसको लाजमी यूज करना था लेबल को। तो बेसिकली ये नेम होते हैं जो भी किसी भी वेरिएबल या फंक्शन के नेमिंग के रूल्स हैं, वो हमने सारे डिस्कस किए हुए हैं, उसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसका स्कोप क्या होता है कि आइडेंटिफायर मींस विजिबिलिटी। स्कोप ऑफ एन आइडेंटिफायर मीन इट्स विजिबिलिटी, कि कहाँ कहाँ पे वो विजिबल है या कहाँ कहाँ पे वो यूज हो सकता है, हम कहाँ कहाँ पे इसको एक्सेस कर सकते हैं, हम इस किसी भी तरह इसको मतलब के अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि फंक्शन है, उसके अंदर एक वेरिएबल मौजूद है आई, और फिर यहाँ पे एक और वेरिएबल जे मौजूद है, तो आई में 2 ऐड किया और यहाँ पे उसको वैल्यू दी जा रही है। बेसिकली ये समझाया जा रहा है कि यहाँ पे आपका एक वेरिएबल मौजूद है, उसको यहाँ पे विद इन फंक्शन एक्सेस किया जा रहा है। नेक्स्ट अगर एक और फंक्शन देखें, तो यहाँ पे एक वेरिएबल के डिक्लेयर किया हुआ और आई को यहाँ पे एक्सेस किया जा रहा है। ये फंक्शन का ओपन पैरेंथेसिस या क्लोज, ये उसका ब्लॉक बन रहा है, यहाँ पे आई एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये इसका ब्लॉक कहलाता है फंक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पे आई एक्सेस नहीं हो सकता, आई इस दूसरे के फंक्शन 1 में डिक्लेयर है, वहां पे हम यूज कर सकते हैं। ये फंक्शन 2 एक डिफरेंट फंक्शन है, यहाँ पे यूज नहीं हो सकता। तो अभी हम इसको यहाँ पे देखते हैं, ये हमने बनाया हुआ है, तो हम इसको यहाँ पे कंपाइल करते हैं। देखें यहाँ पे उसने एरर नहीं दिया, आई यहाँ पे डिक्लेयर था, यहाँ पे यूज हो गया, लेकिन यहाँ पे उसने एरर जनरेट कर दिया और साथ देखें मैसेज क्या आ रहा है, आई वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। स्कोप बेसिकली यहाँ पे इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर उस वेरिएबल का मौजूद या डिक्लेयर होना लाजमी है।
तो हम अब यही से देखेंगे कि हमारे पास किसी भी वेरिएबल को जब हम यूज़ करते हैं तो वो वेरिएबल लोकल भी हो सकता है और ग्लोबल भी हो सकता है, या उसको एक हम ब्लॉक लेवल पे भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये वेरिएबल जो था ये लोकल वेरिएबल था इस फंक्शन के लिए, तो इसकी एक्सेस या इसकी विजिबिलिटी या इसका स्कोप जो है वो इसी फंक्शन के अंदर है। इससे बाहर हम इसको एक्सेस ना ही यहाँ पे दूसरे फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं, ना ही ये मेन फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यहीं पे उसने ये डिटेल के साथ डिस्क्राइब किया हुआ है जो मैंने अभी आपको बता दिया है कि हम कोड ब्लॉक को देखेंगे जो कि इन पैरेंथेसिस से स्टार्ट होता है और एंड होता है, उसके अंदर ही हमारा कोई भी वेरिएबल एक्सेसिबल होता है, उससे बाहर हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। फर्दर एक और यहाँ पे उसने डिटेल के साथ कुछ चीजें डिस्कस की हुई है। वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड अ कोड ब्लॉक बिकम द लोकल वेरिएबल, ये मैंने भी आपको बताया। फॉर दैट ब्लॉक इट इज नॉट विजिबल आउटसाइड दैट ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है कि ये इस ब्लॉक के अंदर तो विजिबल है, यूज हो रहा है, इस ब्लॉक के बाहर ये जो ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट के बाहर कहीं पे भी एक्सेसिबल और यूजेबल नहीं है। तो इसी वजह से इसने कंपाइलेशन का एरर यहाँ पे दिया है कि ये आई डिक्लेयर नहीं है। और यहाँ पे एक और उसने कोड दिया हुआ है, एक वेरिएबल है आउटर, और उसको यहाँ पे उसने ये हमारा फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ एंड हो रहा है। तो चलिए हम इसको यहीं पे देख लेते हैं। मैंने ये प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आउटर वेरिएबल मौजूद है, ये कहाँ पे है जी, इस ब्लॉक के अंदर मौजूद है। ठीक है, उसके बाद एक और ब्लॉक क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके अंदर एक वेरिएबल इनर मौजूद है। या आउटर जो है इसका जो स्कोप है ये फंक्शन लेवल का स्कोप है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो इसको तो हमने इसके अंदर यूज कर लिया। ठीक है, लेकिन ये जो इनर है ये इस ब्लॉक के अंदर है, ये जो ब्लॉक है इतना, ये इसका ओपन ये क्लोज ये इसके अंदर मौजूद है, इसको हम इसी ब्लॉक के अंदर यूज कर सकते हैं। इससे बाहर यहाँ पे ये नीचे हम यूज करें ना यहाँ पे यूज हो सकता है, ना इससे बाहर यहाँ पे यूज हो सकता है, ना इस मेन मेथड के अंदर यूज हो सकता है। यहाँ पे भी सेम वही कंपाइलेशन का एरर आएगा, और ये देखा है इनर वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पे डिक्लेयर हो रहा है इस ब्रैकेट के अंदर, तो ये इसी के अंदर यूज होगा। तो मेरा ख्याल है अब आपको समझ आ गई कि लोकल वेरिएबल को हम कैसे यूज करते हैं। जब किसी भी वेरिएबल को एक ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर हम डिक्लेयर करते हैं तो वो उसी के अंदर यूज होता है, वो चाहे उसका ब्लॉक का लेवल जो है वो फंक्शन लेवल पे हो या एक जस्ट ब्लॉक लेवल हो। हम फंक्शन लेवल से आगे देखें जी, यहाँ पे भी हमारे पास एक और कोड दिया हुआ है, उसको उसने समझाया हुआ है कि ये फंक्शन लेवल का स्कोप है एक वेरिएबल का। और यहाँ पे एक चीज असल में बैड प्रैक्टिस को अवॉइड करने के लिए बता रहा है, वो ये है कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया नंबर, जिसका स्कोप क्या है जी, वो फंक्शन लेवल पे है। ठीक है, नेक्स्ट उसने एक और ब्लॉक बनाया, जैसे हमने यहाँ पे एक ब्लॉक बनाया था, ये अगर हमारा फंक्शन है उसके अंदर एक और ब्लॉक बना हुआ है, तो ये वेरिएबल दोबारा इसने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, अब ये चीज उसने क्या की, यहाँ पे नंबर डिक्लेयर है, नंबर को उसने दोबारा अगेन दूसरे ब्लॉक में डिक्लेयर कर दिया, और डिक्लेयर हो सकता है, यहाँ पे दोबारा नहीं हो सकता, लेकिन इस फर्दर नेक्स्ट ब्लॉक में हो सकता है। यहाँ पे तो ऑलरेडी डिक्लेयर है, तो ये एक बैड प्रैक्टिस है, क्योंकि अगर आप इस वेरिएबल को इस ब्लॉक के अंदर यूज करेंगे, वो आप खुद देखेंगे आप इसको यूज कर रहे हैं या इसको यूज कर रहे हैं, तो इस वजह से आपके प्रोग्राम में जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है जी। यू डिक्लेयर्ड वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन बॉडी, ठीक है, एंड दे बिकम विजिबल एंड एक्सेसिबल इनसाइड ऑल फंक्शंस ऑफ द फाइल। तो ये जो हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट को हम रीड कर रहे हैं, ये बेसिकली ग्लोबल वेरिएबल के बारे में है कि आपने जब एक वेरिएबल किसी भी फंक्शन की बॉडी से बाहर आउटसाइड द फंक्शन बॉडी आपने डिक्लेयर करना है, वो तमाम फंक्शंस के अंदर विजिबल होगा। लाइक अगर हम इस वेरिएबल ये जो इनर है हम इसको यहाँ से कट करें और इसको हम यहाँ पे डिक्लेयर कर दें, ये जो वेरिएबल है ये यहाँ पे भी एक्सेसिबल है, और यहाँ पे भी अगर हम इसको चाहें तो हम इसको यूज कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट यहाँ पे इसकी एग्जांपल देखते हैं। डिक्लेयर योर ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है, इंट साइज, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और ये मेन से बाहर है, तो हम इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट प्रॉपर एग्जांपल के साथ इसको समझेंगे जी। यहाँ पे इसने बताया हुआ है कि आपके 3 स्कोप होते हैं, लेवल ऑफ स्कोप जो है 3 है, कौन कौन से हैं जी, एक्सेस इसके आइडेंटिफायर के। ग्लोबल स्कोप होता है किसी भी फंक्शन के बाहर, चाहे वो मेन है या कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन है, हम दोनों को छोड़ के बाहर डिक्लेयर करेंगे, वो ग्लोबल वेरिएबल होता है। फंक्शन लेवल
किसी भी फंक्शन के अंदर, वो मेन फंक्शन के अंदर भी हो सकता है, किसी यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल उसके ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करेंगे तो वो फंक्शन लेवल स्कोप है। और ब्लॉक लेवल ब्लॉक हम कहीं भी बना सकते हैं, वो मेन के अंदर भी या किसी फंक्शन के अंदर फर्दर, या हम जिस तरह इफ एल्स कंडीशन लगा रहे होते हैं उसके अंदर हम कोई भी ब्लॉक बनाते हैं। ब्लॉक क्या होता है? बेसिकली ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस, ये हमारी ओपन और ये क्लोज, ये हमारा ब्लॉक बन जाएगा। आप कहीं पे भी बना सकते हैं उसके अंदर जो वेरिएबल होता है। यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल को समझाने के लिए एग्जांपल दी गई है, यहाँ पे हमने इसको कॉपी किया हुआ है। इसको देखते हैं जी। इंट एक वेरिएबल आई है। आप देखें यहाँ पे हमारा ना मेन मेथड है, फंक्शन है, या कोई और यूजर डिफाइंड फंक्शन, हमने इसको बाहर डिक्लेयर कर दिया। अब ये जो आई है ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, इसको हम मेन के अंदर भी एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। और एक और फंक्शन है हमारा एफ, ठीक है, उसके अंदर हम इसको एक्सेस करें। ये दोनों जगह पे एक्सेसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको कंपाइल एंड रन करने के बाद इन मेन द वैल्यू ऑफ आई इज 10, और फिर फंक्शन एफ के अंदर वैल्यू उसकी 10 है, और बैक मेन के अंदर वैल्यू 20 क्यों है दोबारा? क्योंकि यहाँ पे हमने जो एफ फंक्शन के अंदर उसको एक्सेस किया था, पहले हमने उसकी वैल्यू डिस्प्ले करवाई, बाद में हमने उसकी वैल्यू चेंज भी कर दी, 20 कर दी। अब दोबारा देखें, पहले तो हम वेरिएबल को 10 वैल्यू दे रहे हैं, उसके बाद हम उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं, ठीक है, 10 आ गया। फिर हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, फंक्शन कॉल के अंदर ये दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, उसकी वैल्यू 10 डिस्प्ले भी हो जाएगी, और उसकी वैल्यू दोबारा नेक्स्ट लाइन में 20 असाइन हो रही है। और जब दोबारा हम उसको डिस्प्ले करवाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है? 20। एक बार हमने इसको मेन के अंदर एक्सेस करके वैल्यू दी, दूसरी बार हमने ये इस फंक्शन एफ के अंदर एक्सेस करके वैल्यू दी। हमने प्रिंट यहाँ पे भी करवाया, उसको सी आउट यहाँ पे भी करवाया है इस फंक्शन के अंदर। तो दोनों जगहों पे ये एक्सेसिबल है, तो ये वेरिएबल क्या कहलाता है? ग्लोबल। हम इसको किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं डिक्लेयर कर रहे होते, फंक्शन के अंदर यूज जरूर करते हैं, लेकिन डिक्लेयर हम आउटसाइड द फंक्शन करते हैं। यहाँ पे उसने इसका सैंपल आउटपुट दिया जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद आ जाता है फंक्शन कॉलिंग। डिफॉल्ट फंक्शन कॉलिंग मैकेनिज्म ऑफ सी और सी प्लस प्लस पे हम कह सकते हैं इज अ कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। कॉल बाय वैल्यू क्या होता है? वो कॉल अ फंक्शन एंड पास सम आर्गुमेंट्स वेरिएबल्स, या जिसको हम पैरामीटर्स भी कहते हैं। हम कोई भी फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसमें हम उसको कोई आर्गुमेंट या पैरामीटर्स पास कर रहे हो, तो वो बेसिकली कॉल बाय वैल्यू हो रही होती है। किस तरह के उसमें बेसिकली उस वैल्यू वेरिएबल की ओरिजिनल वैल्यू नहीं जा रही होती, बल्कि उसकी के कॉपी हम फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है वी आर पासिंग अ कॉपी ऑफ द आर्गुमेंट वेरिएबल इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल वेरिएबल, द कॉपी रीच टू द फंक्शन दैट use it in whatever way in it wants and return it back to the calling function। हम उसकी वैल्यू सेंड करते हैं, उसके ऊपर कोई भी प्रोसेस होता है, कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अप्लाई होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, कोई भी उसकी वैल्यू चेंज होती है, वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू को इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि ओरिजिनल वेरिएबल हमने नहीं दिया। हमने उसकी जैसे कॉपी पास की थी, जिस कॉपी को वो यूज करे, कोई भी वैल्यू के अंदर चेंजेस करे, देन हम हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे नीचे उसने इसी चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। द डिफॉल्ट ऑफ सी इज कॉल्ड बाय वैल्यू, इट इज बेटर टू यूज इट एज इट सेव अस फ्रॉम अनवांटेड साइड इफेक्ट्स। इसके बिल्कुल साइड इफेक्ट हो सकते हैं कि आप ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते, क्योंकि जब आप उसको फंक्शन को पास करते हो तो फंक्शन के अंदर उसके डिफरेंट ऑपरेटर अप्लाई हो सकते हैं। कहीं पे वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है, कहीं मल्टीप्लाई हो जाए, डिवाइड हो जाए, कुछ भी अरिथमेटिक ऑपरेटर अप्लाई हो जाता है, या उसकी वैल्यू कहीं और चेंज कर दी जाती है, तो वो आपकी ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो जाएगी। हम चाहते नहीं है कि वो चेंज हो, तो हमने कॉल बाय वैल्यू ही करना है। और कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि हम ओरिजिनल वेरिएबल का रेफरेंस पास कर देते हैं, मतलब कि उसका हम एड्रेस दे देते हैं कि ये ओरिजिनल वैल्यू इस लोकेशन पर मौजूद है, इसको यूज कर लो। वहां से वो उसको एक्सेस भी करता है, और उसकी वैल्यू को अगर वो चेंज कर देगा तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पे उसने एक और एग्जांपल दी हुई है, जिसमें उसने दिखाया हुआ है कि हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को जब यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू से करते हैं तो क्या उसका आउटपुट आता है। जी, ये देखें हमने मेन के अंदर, यहाँ पे मैं इसको दिखाता हूँ साथ साथ आपको। मेन के अंदर हमने इस वेरिएबल, ये देखें फर्स्ट लाइन, ठीक है, इन मेन द वैल्यू ऑफ आई इज 10। यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था, उसकी वैल्यू आई की 10 असाइन कर हमने इसको प्रिंट करवा दिया। नेक्स्ट लाइन में हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं आई, और ये वैल्यू एफ सॉरी उसको ये वैल्यू आई पास कर रहे हैं, और ये वैल्यू जब इस फंक्शन में जाती है तो यहाँ पे उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। और मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी वैल्यू को डिस्प्ले किया जाता है, जो कितनी हो चुकी है 20। यहाँ पे हमने इसको जब कॉल किया तो f की वैल्यू क्या होगा, सॉरी i की वैल्यू 20 हो गई, लेकिन जब दोबारा हमने इसको प्रिंट किया i की वैल्यू को तो वो 10 ही है। इसकी वजह क्या है? यहाँ से जो i की वैल्यू है
वो हम उसकी कॉपी प्रोवाइड कर रहे हैं, ओरिजिनल वेरिएबल नहीं है। अगर यहाँ से उसने 2 को मल्टीप्लाई करके दोबारा i में सेव किया, उसकी वैल्यू 20 की है, तो वो इसकी कॉपी गई है यहाँ से। ओरिजिनल वैल्यू अभी भी इसकी 10 ही है, चाहे इसके ऊपर आप जो भी ऑपरेटर अप्लाई कर दें, इसकी वैल्यू को चेंज कर दें, तो वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू को इम्पैक्ट नहीं करेगी। अगर इसके अल्टरनेटली हम देखते हैं कि हम कॉल बाय रेफरेंस कहते हैं, तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू इससे चेंज हो जानी थी। अब कॉल बाय रेफरेंस कैसे होता है वो हम नेक्स्ट देखते हैं। जी, नेक्स्ट जो हमारे पास एक फंक्शन यहाँ पे दिया गया है, इस प्रोग्राम के अंदर हमने जो फंक्शन यूज किया है उसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी हम कॉल बाय वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें एक वेरिएबल है हमारे पास नंबर, उसकी वैल्यू हमने उसको दी है 123.456। हमने उसका स्क्वायर फाइंड करना था, तो हमने एक स्क्वायर फंक्शन लिखा हुआ है जो कि उसी वेरिएबल की वैल्यू को उसी वेरिएबल की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देगा, मतलब कि x मल्टीप्लाई x यहाँ पे हमारा ये आर्गुमेंट है, पैरामीटर है, क्योंकि जो कि इसकी वैल्यू को एक्सेस करेगा और देन उसको मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देगा। तो हमने उसकी वैल्यू को जब रिटर्न करवाया है, तो स्क्वायर फाइंड करने के बाद यहाँ पे उसकी जो वैल्यू है वो कॉल बाय वैल्यू से कॉल हो रहा है, ठीक है। तो वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, जबकि सिर्फ यहाँ पे उसकी जो वैल्यू चेंज हो रही है वो इस वेरिएबल x की हो रही है। जी, अब हम देखते हैं कि कॉल बाय रेफरेंस किस तरह हम यूज करते हैं। तो अगर हमने जब भी जो लास्ट मेथड देखा है यहाँ पे स्क्वायर का, अगर हम इस पे अप्लाई करें तो हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं कॉल बाय मेथड, कॉल बाय रेफरेंस। यहाँ पे उसने वही स्क्वायर का जो फंक्शन है उसको दोबारा से रीराइट किया है। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन इसमें हम कर रहे हैं कि पहले हमारे पास यहाँ पे ओनली डबल डाटा टाइप मेंशन थी, ये आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम यहाँ पे जस्ट फंक्शन की प्रोटोटाइप दे रहे हैं, ये नीचे डेफिनेशन मौजूद है। तो आप इन दोनों को इकट्ठा भी कर सकते हैं। यहाँ पे साथ में स्टैटिक साइन लगाया, ये स्टैटिक साइन बेसिकली सिंपल वेरिएबल की बजाय स्पेशल टाइप के वेरिएबल जिनको पॉइंटर्स कहा जाता है उनको डिक्लेयर करने के लिए होता है। अब पॉइंटर्स का टॉपिक ऑलरेडी आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ, तो इसलिए जब नेक्स्ट आएगा तो मैं डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा भी, और उसको प्रैक्टिकली भी हम करेंगे कि पॉइंटर किस तरह वर्क करते हैं और इसका यूज क्या। अभी थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। पॉइंटर बेसिकली स्पेशल टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं जो कि जिस तरह आम वेरिएबल जो है वो वैल्यूज को स्टोर करते हैं, ये वेरिएबल्स के एड्रेसेस को स्टोर करते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्ट के लेक्चर में बताया था कि कोई भी वेरिएबल होता है तो उस वेरिएबल का एक एड्रेस होता है, मेमोरी एड्रेस, जो कि एक्चुअल उसकी मेमोरी जहाँ पे हमने वैल्यू सेव करनी होती है, तो वो उसकी जो मेमोरी एड्रेस या उसका फिजिकल एड्रेस आप कह लें, उसको स्टोर करने के लिए एक और स्पेशल टाइप के वेरिएबल्स बनाए जाते हैं जिनको हम पॉइंटर कहते हैं। और उसके डिक्लेयर करने का मेथड ये होता है कि डाटा टाइप के बाद हम स्टैटिक साइन लगाते हैं और उसके बाद फिर हम वेरिएबल का नेम देते हैं। वो होते हैं वेरिएबल ही हैं, लेकिन इनको स्पेशल टाइप वेरिएबल या पॉइंटर्स ही कहा जाता है। तो कॉल बाय रेफरेंस में भी यही मेथड यूज होता है कि हमने पहले तो कॉपी पास करनी थी वेरिएबल की, तो वो एज इट इज हम वेरिएबल का नेम लिखते थे। अब हमें जिस वेरिएबल को एज ए रेफरेंस पास करना होता है उसके लिए उस वेरिएबल के नेम से पहले हम ये एम्परसेंड साइन यूज करते हैं, ठीक है। ये उसका एड्रेस रिटर्न करता है, यहाँ पे मेंशन है While using the call by reference method, we cannot pass the value. ठीक है, हम call by reference में value नहीं पास करेंगे, we have to pass the memory address of the value. ये अभी मैंने जो आपसे डिस्कस किया है। This introduces a new mechanism which is achieved by using ampersand sign या operator हम इसको कह सकते हैं in C language. This ampersand operator is used to get the address of the variable. यहाँ पे ये वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करेगा और ये स्टैटिक साइन जो है ये आपका पॉइंटर डिक्लेयर करेगा। तो यहाँ से हमें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ज्यादा इस थ्योरी में हम नहीं जाते। यहाँ पे ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया डबल टाइप का x और उसको वैल्यू वही पहले की तरह साइन की हुई है। यहाँ से हमने उसको वैल्यू को प्रिंट करवा दिया कि फंक्शन कॉल करने से पहले आपकी इस x वेरिएबल की वैल्यू क्या है बिफोर कॉलिंग स्क्वायर फंक्शन, ठीक है। उसके बाद हमने ये स्क्वायर का फंक्शन कॉल किया, इसमें थोड़ी सी चेंज आ गई। पहले हमने फंक्शन कॉल किया था ओनली स्क्वायर के अंदर हमने नंबर लिखा था, और अब क्या कर रहे हैं, ये हमारा वेरिएबल चले हम इसको नंबर भी अगर कंसीडर कर लें, वैसे यहाँ पे x डिक्लेयर किया हुआ है। चलिए मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ ताकि आपको समझना थोड़ा सा आसान हो जाए। यहाँ पे हमने इसके साथ ये एम्परसेंड साइन यूज किया है।
ये बेसिकली इस वेरिएबल की वैल्यू नहीं बल्कि इसका एड्रेस आगे एज ए आर्गुमेंट भेजेगा। और इस एड्रेस को यहाँ पे लेने के लिए फिर हमें सिंपल वेरिएबल भी नहीं बल्कि स्पेशल टाइप वेरिएबल जिसको हम पॉइंटर कहते हैं वो चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये डिक्लेयर किया हुआ है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्पेस कहाँ पे देते हैं, इन दोनों के दरमियान स्पेस होनी चाहिए, आप जहाँ मर्जी स्पेस दे, ये स्टैटिक साइन यूज कर लें। तो हमने यहाँ से जब इसका एड्रेस भेजना है तो इस वेरिएबल x में आएगा। आप वेरिएबल x की वैल्यू को अगर आप कोई भी चेंज करते हैं, उस पर कोई एडिशन करते हैं, अगर x की वैल्यू चेंज होगी, अब आप यहाँ से समझिएगा, अगर x की वैल्यू कहीं पे भी चेंज होती है तो इसका मतलब है कि बस वेरिएबल नंबर की वैल्यू चेंज हो रही है, क्योंकि इस x वेरिएबल के पास ये बेसिकली पॉइंटर है और इसके पास जो भी वैल्यू है वो इसकी वैल्यू है, इसका डायरेक्ट एक्सेस है इस वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन पे, वो इसी को यूज करेगा। यहाँ पे ये स्टार का मतलब ये होता है कि इसने अपनी वैल्यू रिटर्न करनी है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक वेरिएबल नेम के साथ एम्परसैंड साइन यूज किया था, तो क्या कहा था कि ये उसका एड्रेस रिटर्न कर रहा है। अब यहाँ पे हम वेरिएबल पॉइंटर के साथ देखेंगे, जब पॉइंटर के नेम के स्टार्ट में स्टैटिक लगाया जाता है तो इसका मतलब है कि हम इसकी वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं। अगर हम स्टैटिक नहीं लगाएंगे तो वो अपना एड्रेस ही रिटर्न करेगा। यहाँ पे ये जो स्टैटिक साइन है ये उसकी वैल्यू गेट करने के लिए है, ये भी उसकी वैल्यू गेट करने के लिए, जो कि एक्स वेरिएबल और जब पॉइंटर जिस मेमोरी एड्रेस को लोकेट कर रहा है वहां पे मौजूद वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। अगर अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रही तो काइंडली वेट कीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर का, जब आपको पॉइंटर का टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो ये आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई के लिए यूज हो रहा है, इसकी वैल्यू को दोबारा इसी की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा और दोबारा उसी वेरिएबल की जगह पे स्टोर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे x की ओरिजिनल सॉरी नंबर की ओरिजिनल वैल्यू जो कि यहाँ से हमने पास की थी वो चेंज हो रही है। सॉरी, हमने ये वेरिएबल नंबर डिक्लेयर कर लिया था। जी अब देखें इसकी वैल्यू जो है वो 123.456 थी। उसके बाद हमने फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन के कॉल के बाद दोबारा जब हमने उसकी वैल्यू प्रिंट करवाई तो वो उसकी वैल्यू चेंज हो चुकी है। ये किस वजह से हुआ? क्योंकि हमने यहाँ से नंबर को एज ए पैरामीटर जो पास किया था वो हमने उसका एड्रेस पास किया था, और ये कॉल बाय रेफरेंस की वजह से हुआ है कि हमने उसकी ओरिजिनल वैल्यू उसको पास कर दी थी, जिसकी वजह से अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन हुई है, लाइक मॉडिफिकेशन क्या हुई है, किसने जो भी जहाँ से आउटपुट निकाला है वो दोबारा उसी वेरिएबल में ही सेव करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से उसकी ओरिजिनल वैल्यू ये वाली रिप्लेस हो गई है। तो ये कॉल बाय रेफरेंस जो है ये भी आपकी ज़रूरत होती है, कई जगह पे आपको ये करना पड़ता है जहाँ पे आप ओरिजिनल वैल्यू के साथ ही काम करना चाहते हैं, वरना मोस्टली हम क्या कर रहे होते हैं कि हम कॉल बाय वैल्यू ही यूज कर रहे होते हैं। जी, इसके बाद नेक्स्ट आपका जो लास्ट टॉपिक है वो है रिकर्सिव फंक्शंस। ये फंक्शंस ही की एक टाइप है और फंक्शन को यूज करने का भी आप तरीका कह सकते हैं। दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन व्हिच कैन कॉल इटसेल्फ रिकर्सिव। ये आप वर्ड से भी समझ सकते हैं, कैसा फंक्शन जो खुद को ही कॉल कर रहा हो। ये डिपेंड करता है आपके सिनेरियो पे। कई बार आपका सिनेरियो ऐसा होता है कि आपको उसी फंक्शन के अंदर उस फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों को पता है, अगर हमने ये फंक्शन एक बनाया हुआ है तो अगर चलिए हम यहाँ से एग्जांपल देखते हैं, ये फंक्शन 1 है, ये फंक्शन 2 है। कई बार हम ऐसे कहते हैं कि फंक्शन 1 को हम इस फंक्शन 2 के अंदर कॉल करते हैं, ये चीज तो हम कॉमनली कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम इसी फंक्शन को इसी फंक्शन के अंदर कॉल कर देते हैं, ठीक है। ये बेसिकली रिकर्सिव फंक्शन होता है कि ये फंक्शन है, इसी फंक्शन को उसी फंक्शन के अंदर जो कि उसका ब्लॉक है या उसकी डेफिनेशन है वहां पे हम इसको कॉल कर रहे होते हैं। तो ये चीज रिकर्सिव फंक्शन कहलाती है। यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है। एग्जाम्पल क्या है कि आप किसी भी नंबर का जो फैक्टोरियल है वो फाइंड करते हैं। किस तरह फाइंड करते हैं कि आप उस नंबर को उससे एक नंबर कम जो वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उससे कम वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सो ऑन। आपने 1 तक जाना होता है। लाइक अगर आप 5 का फैक्टोरियल फाइंड करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। बेसिकली एक सेम प्रोसीजर हो रहा होता है बार बार फंक्शन कॉलिंग का। तो मतलब कि एक ही तरह का आप जो मैकेनिज्म है वो आप अप्लाई कर रहे हैं कि आप उस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो उसे एक कम वैल्यू के साथ। तो इसके लिए हम फंक्शन जो बनाएंगे वो फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए वो हम रिकर्सिव फंक्शन बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फंक्शन की रिटर्न टाइप लॉन्ग रखी है और फैक्टोरियल उसकी मतलब फंक्शन का नेम है, ये उसका आर्गुमेंट हो गया।
यहाँ पे उसने जो फंक्शन लिखा है उसकी डेफिनेशन ये हम यहाँ से देख लेते हैं। मैंने इसको कंप्लीट लिखा हुआ है जी। ये हमारा फैक्टोरियल फंक्शन है और यहाँ पे अगर आप देखें तो एट द एंड यहाँ पे हम इसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अगर तो इसकी वैल्यू 1 या उससे लेस है और आप लोगों को पता है कि किसी भी नेगेटिव नंबर या 0 का फैक्टोरियल फाइंड भी किया जाए तो हमेशा 1 कंसीडर किया जाता है। 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। अगर तो ये कंडीशन हो जाए तो हम सिंपली 1 रिटर्न कर देंगे। अगर हम उसका फाइंड करना चाहते हैं फैक्टोरियल तो हम क्या कर रहे हैं कि उस वैल्यू n को उसकी एक नीचे वाली वैल्यू के फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। ये उसका नीचे वाला नंबर जब दोबारा कॉल होगा तो फिर उससे एक लेस नंबर के साथ वो इसको कैलकुलेट करेगा। और लाइक मैं अगर आपको थोड़ी सी यहाँ पे एग्जांपल दूं, 5 का जो फैक्टोरियल है वो इक्वल होता है 5 मल्टीप्लाई 4 का फैक्टोरियल। ये बेसिकली यहाँ पे ये अप्लाई हो रहा है। ये 5 है, ये उससे एक लेस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड हो रहा है। अगर जब 4 का फाइंड होगा तो 4 का फैक्टोरियल इक्वल हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल। ये 1 तक जाएगा और ये 1 तक 1 जब 1 पे चला जाएगा तो उसको आपको पता है उसने ऑब्वियसली 1 रिटर्न करना है और वहां से बैकवर्ड इसकी मल्टीप्लिकेशन होती आएगी और ये आपका फाइनल आउटपुट आ जाएगा। इसको हम कंपाइलर रन करके देख लेते हैं जी। 120 ये हमारा मतलब कि फैक्टोरियल फाइंड करने का मेथड है, आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अल्टरनेटिव मेथड भी मौजूद है। आप जरूरी नहीं कि आप रिकर्सिव फंक्शन ही यहाँ पे यूज होना है। स्पेसिफिक सिनेरियो में आपको डिफरेंट टेक्निक भी अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट लॉजिक के साथ। जी स्टूडेंट, ये आज का हमारा लेक्चर था जिसको हमने कंप्लीट किया है और एंड पे हम देख लेते हैं जो हमारे पास कुछ टिप्स दी गई हैं। और यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास जो दी गई वो है ये ग्लोबल कांस्टेंट और ग्लोबल वेरिएबल के हवाले से, लेवल ऑफ स्कोप के हवाले से है कि आपने इनका ख्याल रखना है। कोई भी वेरिएबल आप किस स्कोप के अंदर डिक्लेयर कर रहे हो, वो लोकल है, ग्लोबल है, या फंक्शन लेवल पे है, या ब्लॉक कोड ब्लॉक लेवल पे है। तो नेक्स्ट ये फंक्शन कॉलिंग मैकेनिज्म, वो कह रहा है कि आप हमेशा कॉल बाय वैल्यू के साथ जाएं अनलेस देयर इज अ नीड ऑफ कॉल बाय रेफरेंस। जब तक आप कॉल बाय रेफरेंस की जरूरत नहीं, कोई स्पेसिफिक ऐसा सिनेरियो नहीं है, आप कॉल बाय रेफरेंस ना यूज करें, हमेशा कॉल बाय वैल्यू यूज करें। अप्लाई द रिकर्सिव फंक्शन वेयर देयर इज अ रेपिटेटिव पैटर्न। रेपिटेटिव पैटर्न जैसे हमने यहाँ पे देखा है कि हमने ये चीज जो देख रहे हैं कि एक नंबर उससे छोटे वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर उससे छोटे वाले से, फिर सो ऑन, वो एक रिपीटिशन हो रही है यहाँ पे, तो हम वहां पे ये अप्लाई कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट, ये आज का आपका लेक्चर था, आप इसको कंप्लीट कीजिए और कोशिश करेंगे जितने भी हम प्रैक्टिकली चीजें यहाँ पे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड देख रहे हैं, ये कोड जो मैं आप लोग के साथ शेयर भी कर देता हूँ, कोशिश करें कि खुद भी लिख के देखें। और अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है मेरी लेक्चर सीरीज तो काइंडली वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए इस कोर्स का कंप्लीट जो ट्यूटोरियल है वो प्रोवाइड करूंगा, शॉर्ट लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।